नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में जो स्थानीय शहरी प्रशासन है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने ग्राम पंचायत को ठीक से समझा है, पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, वह ठीक से समझा है। जो प्रमुख आयोग है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उसको भी हमने डिटेल में समझ लिया है। तो जो स्थानीय शहरी प्रशासन है, उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं, वह किस प्रकार से काम करती हैं, क्या होता है आपका नगर निगम, क्या होता है आपका नगर पालिका, क्या होता है आपका नगर पंचायत, इनके बीच क्या अंतर है, उसको आज हम डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो में हम प्राचीन काल से लेकर यानी प्राचीन काल में जो नगरीय व्यवस्था थी, वह क्या थी, वहां से लेकर जो वर्तमान व्यवस्था है, वह क्या है, इसे पूरा डिटेल से कवर करेंगे। स्पेशली हम फोकस करेंगे नगर निगम पर। नगर निगम पर फोकस क्यों? क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि नगर निगम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार इसको रिपीटेड वे में परीक्षाओं में कवर किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत खास चीज देखेंगे, दो बच्चों का नियम है। अब यह दो बच्चों का नियम क्या है, इसे हम समझेंगे। कुछ राज्यों में यह लागू है, कुछ राज्यों में नहीं लागू है, कुछ नगर पालिकाओं में लागू है, कुछ नगर निगमों में लागू है। तो यह पूरी व्यवस्था क्या है, इसको भी हम समझेंगे। यानी कुल मिलाकर जो यह वीडियो है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और ओवरऑल आप जो स्ट्रक्चर है नगर निगम का या पूरी नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, उसको आप समझ लेंगे। हम इसके अलावा इसके जो संवैधानिक प्रावधान है, किस तरीके से यह बना है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं संविधान में, इसे भी डिटेल से कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका स्थानीय शहरी प्रशासन है, यह आया कैसे? हमने पंचायती राज व्यवस्था में देखा था कि बार बार यह मांग की जा रही थी कि जो स्थानीय प्रशासन है, उस स्थानीय प्रशासन में जो स्थानीय लोग हैं, उनको रखा जाए, तभी जाकर जो स्थानीय प्रशासन है, वह बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगा। तो जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वह स्थानीय समस्याओं को समझते हैं, इसलिए जो स्थानीय प्रशासन है, उनकी सहभागिता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के तहत जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, वह पास हुआ था और उससे क्या बना था? ग्राम पंचायत की व्यवस्था। यहाँ तक हम देख चुके हैं। इसी के साथ साथ जो 74वां संविधान संशोधन था, यह भी पास हुआ था। कब? 1992 में। और इसी के तहत जो शहरी स्थानीय प्रशासन है, उसकी भी शुरुआत हमको दिखने लगती है। इससे क्या हुआ? 74वें संविधान संशोधन से जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 ई से 243 जी तक शहरी स्थानीय प्रशासन से कनेक्टेड हो गया। तो यह पूरा क्या हो गया? संवैधानिक प्रावधान। कैसे आया? जो शहरी निकाय हैं, इनको हम तीन प्रकारों में पाते हैं। मतलब इनके तीन प्रकार हैं। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? एक है आपका नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा आपका है नगर पालिका। तीसरा आपका है नगर पंचायत। अगर हम बहुत छोटे स्तर पर इनके बीच में अंतर ढूंढे, तो वह क्या है? जो आपका नगर निगम है, यह होता है बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई। जो आपका नगर पालिका है, यह होता है मध्यम आकार के शहरों में। और जो आपका नगर पंचायत है, वह छोटे शहरों में है। तो मध्यम में कौन होगा? नगर पालिका। बड़े में कौन होगा? नगर निगम होगा। छोटे में कौन होगा? नगर पंचायत। तो यह तीन व्यवस्थाएं हैं। जो आरक्षण की व्यवस्था है, हमने जो देखा था आपका पंचायती राज व्यवस्था में कि 1/3 आरक्षण है। आरक्षण की वह व्यवस्था शहरी स्थानीय प्रशासन में भी लागू होता है। और लागू होने का मतलब जो SC ST है, इनके लिए भी आरक्षण होता है। कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। जो ग्रामीण प्रशासन का भी था। हम इसको कनेक्ट करके क्यों चल रहे हैं, यानी ग्रामीण प्रशासन से हम बार बार तुलना क्यों कर रहे हैं, जिससे आपको चीजें याद होती चले। और आप जब कनेक्टेड पढ़ते हैं, तो आपको याद करना भी काफी आसान हो जाता है। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ और शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में हमने देखा था कि कुल 29 ऐसे विषय थे जिनको राज्य सूची से निकाला गया और राज्य सूची से निकालकर पंचायतों को वह सौंपा गया। इसी तरीके से 18 विषय हैं जिनको रखा गया कहाँ? 12वीं अनुसूची में। और यहाँ पर कहाँ रखा गया था? 11वीं अनुसूची में। तो यह परिवर्तन भी हो गया। अब इनका आधार क्या है? जैसे आपका नगर निगम है, जैसे आपका नगर पालिका है, नगर पंचायत है। आधार क्या है? किसको मानेंगे कि छोटा शहर है, किसको मानेंगे कि बड़ा शहर है, किसको मानेंगे कि मध्यम आकार का शहर है? तो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वह क्या होगा? नगर निगम। जिनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 10 लाख के बीच में है, वहां होगी आपकी
नगर पालिका, और जनसंख्या अगर 12,000 से लेकर 30,000 तक है तो वहां क्या होगी, नगर पंचायत। लेकिन जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार का जो फैसला है वह भी इसमें जोड़ा जाएगा। यानी इस आधार को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है अगर राज्य सरकार चाहे। तो जो बड़े शहर हैं जहाँ जनसंख्या और जो संसाधन है वह खूब है, वह शहर कौन से हो गए, नगर निगम। जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, यह क्या हो गए आपके नगर निगम। नगर पालिका क्या हो गया, 20,000 से लेकर 10 लाख की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, यानी मध्यम आकार के जो शहर है, इनको क्या कहेंगे, नगर पालिका। यह कहाँ पे होगी, जैसे मथुरा में, अलीगढ़ में, आगरा में, इन सारे क्षेत्रों में। नगर पंचायत क्या है, ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण थे पहले और ग्रामीण क्षेत्र से अब वह शहरों में बदल रहे हैं, मतलब परिवर्तित होते क्षेत्र। और इनकी जनसंख्या कितनी है, 12,000 से लेकर 20,000 तक। तो यह क्या बन जाएंगे, नगर पंचायत। इनका इतिहास क्या रहा है, हम प्राचीन काल से ही देखते हैं कि आपकी हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता क्या है, शहरी सभ्यता। यानी भारत में प्राचीन काल से ही शहरीकरण हमको दिखता है, यह हम इतिहास में बातें हैं। प्राचीन काल में क्या है, शहरी सभ्यता। उसके बाद जब मौर्य युग आएगा, गुप्त युग आएगा, वहां पर भी हम देखते हैं कि जो शहरी शासन व्यवस्था है उसका उल्लेख मिलता है। अब जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके साथ क्या समस्या है, इसके जो लेख है वह हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और पढ़ ना पाने के कारण जो व्यवस्था है वह क्या, परिभाषित नहीं है। और परिभाषित ना होने की वजह से हम इसके विषय में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जानते हैं। हालांकि हड़प्पा में भी हमको शहरी सभ्यता दिखती है। लेकिन जब समय आता है मौर्य काल, जब समय आता है गुप्त काल, तो हमको क्या क्या मिलते हैं, हमको अभिलेख मिलते हैं, हमको शासनादेश मिलते हैं, हमको पुस्तकें मिलती हैं, हमको विदेशी विवरण मिलते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे सोर्स हमको मिलते हैं जहां से शहरी शासन व्यवस्था का हमको पता लगता है। नगराध्यक्ष जैसी व्यवस्था, नगरक जैसी व्यवस्था, यह सब हम प्राचीन काल से ही देख रहे हैं। और प्राचीन काल में जो शहर होते थे वह मुख्यतः क्या होते थे, व्यापारिक बस्ती। अब यह शहर बसते कैसे थे, एक व्यापारी दूसरे क्षेत्र में जाता था व्यापार करने, और जब वह व्यापार करने जाता था तो अपने साथ लोग भी ले जाता था। किसी स्थान विशेष पर यह सारे व्यापारी इकट्ठा होते थे और वहां पर क्या करते थे, व्यापार करते थे, मतलब अपनी दुकानें लगाते थे और वहां व्यापार होता था। धीरे धीरे यह जो व्यापारी है यह लंबे समय तक इन क्षेत्रों पर रहने लगे। और जब लंबे समय तक रहने लगे तो इन्होंने क्या किया, निवास बनाए। और निवास बनाने का मतलब यहाँ पर संसाधन भी बनेंगे फिर। और धीरे धीरे क्या हुआ, शहरीकरण होने लगा। अब इनकी जरूरत के लोग जो हैं वह भी आकर यहाँ बसेंगे। तो इससे क्या हुआ, शहरी बस्तियां बसने लगी। यानी धीरे धीरे जो शहरीकरण है वह इस तरीके से डेवलप होता रहा। मध्यकाल में अगर हम देखें तो जो आपका दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, इनके समय भी जो शहरी प्रशासन है वह हमको दिखता है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो केंद्रीकरण है वह किया जा रहा है। और केंद्रीकरण का मतलब जो शक्ति है वह शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो। और यहाँ वह व्यक्ति कौन था, राजा या फिर बादशाह या फिर दिल्ली का शासक, यह शक्ति अपने पास केंद्रित कर रहा था। तो केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई। इसमें हमने जैसे देखा अलाउद्दीन, इसने केंद्रीकरण किया। इसमें हमने देखा लोधी वंश, वहां पर केंद्रीकरण हुआ। फिर हम जब देखते हैं मुगल साम्राज्य, तो मुगलों ने भी क्या किया, केंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई। तो धीरे धीरे जो शहरों पर अपनी स्थानीय पकड़ थी वह कमजोर होती रही। और मध्यकाल में जो केंद्रीकरण है वह हमको बढ़ता हुआ दिखता है। यहाँ पर कोतवाल जैसे व्यक्ति नियुक्त हुए जो नगरों की सुरक्षा के अधिकारी थे। यानी नगरीकरण हमको वहां भी दिख रहा है और उससे जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं वह डेवलप हो रही हैं। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। और ब्रिटिशर क्या कहते हैं, इसी को कह देते हैं आधुनिक काल। तो हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 1687 में जो आपका मद्रास है वहां पर पहला नगर निगम स्थापित किया गया। यानी यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा 1726 में जो आपका बॉम्बे है, मतलब वर्तमान का जो मुंबई है, और जो आपका कलकत्ता है, यहाँ पर भी नगर निगम बनाए गए। तो पहला नगर निगम कहाँ बना, मद्रास में। उसके बाद कहाँ बना, बॉम्बे में। बॉम्बे के बाद कहाँ बना, कलकत्ता में। फिर एक एक्ट आया, एक्ट कौन सा, म्युनिसिपल एक्ट 1850। यानी नियमों के तहत, या हम यह कहें परिभाषित नियमों के तहत जो शहरी प्रशासन है इसको देखा जाने लगा। छोटे शहरों में क्या बना आपका, नगर पालिका। और जो कर संग्रह है उसकी व्यवस्था भी हमको दिखने लगी।
यानी जो छोटे शहर है वहां पर नगर पालिका नामक संस्थाएं बनाई गई। करों का जो संग्रह है वह शुरू हुआ, यानी अब ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जो शहरी क्षेत्र है यहाँ से भी टैक्स लिया जाने लगा। हम हालांकि यह देखते हैं जो प्राचीन काल का भारत है या फिर जो मध्यकाल का भारत है वहां पर भी इन शहरों से टैक्स लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? क्योंकि यह आय के क्या थे? स्रोत थे, एक बड़े सेंटर थे जहां से बड़ी आय होती थी, तो टैक्स यहां से भी लिया जाता था। लेकिन म्युनिसिपल एक्ट ने इस बात को और परिभाषित किया। फिर आता है लॉर्ड रिपन का काल, और लॉर्ड रिपन ने क्या किया? म्युनिसिपल रिफॉर्म्स किए 1882 में। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी नींव पड़ी, और अब जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वह बढ़ने लगा प्रशासन में। इसी कारण हम देखते हैं कि जो आपका लॉर्ड रिपन है इसको भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। हालांकि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वह प्राचीन काल से था, उस समय व्यवस्थाएं डिस्टर्ब रही, लेकिन दिखता है हमको कि प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्थाएं थी। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि जो आपका वैदिक काल है वहां भी व्यवस्था बहुत वेल डिफाइंड है, लेकिन लॉर्ड रिपन ने ये सारे रिफॉर्म किए और इनको कानूनी आधार दिया। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो भारतीय स्थानीय स्वशासन है इसका जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। इसके बाद 1919 का आया मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस रिफॉर्म ने क्या किया? जो शहरी प्रशासन है उसको बना दिया प्रांतीय विषय, और जो स्थानीय निकाय हैं इनको और अधिक स्वतंत्रता दी गई। अब आप ध्यान रखिएगा 1935 का जो अधिनियम आया था इसके तहत जो आपकी ग्राम पंचायत है इसको बनाया गया था राज्य का विषय। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 1919 का जो मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है यहाँ पर जो शहरी प्रशासन है इसको प्रांतों का विषय बनाया गया, और यहाँ पर जो राज्य है और जो प्रांत हैं वह लगभग सिमिलर हैं। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ क्या हुआ? जो प्रांतीय सरकार है इनको शहरी प्रशासन में और अधिक अधिकार दिए गए, यानी प्रांतीय सरकारों को और अधिकार दिया गया कि वह शहरी प्रशासन को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। स्वतंत्रता के बाद हम क्या देखते हैं? यानी 1947 से लेकर 1992 तक, यही 1992 में आपका 74वां संविधान संशोधन आया और इनको मिल गया संवैधानिक दर्जा। लेकिन इस बीच क्या हुआ यह हम समझें। धीरे धीरे हम देखते हैं कि शहरों का विकास तो होता रहा, लेकिन जो स्थानीय निकाय हैं इनकी स्थिति कमजोर होती रही। हम देखते हैं कि उद्योगों की शुरुआत होती है, व्यापार को बढ़ाया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ राष्ट्रीयकरण जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, और इससे हमको एक चीज और दिखती है कि जो स्थानीय प्रशासन है या फिर जो स्थानीय निकाय है इनकी क्या हो रही है? पकड़ कमजोर। और जो शहरी प्रशासन है इस शहरी प्रशासन पर जो सरकार है उसकी पकड़ क्या हो रही है? मजबूत हो रही है। तो यह परिवर्तन हमको लगातार दिखता रहेगा। हालांकि इस बात की डिमांड लगातार उठती रही। ऐसी ही एक समिति है सत्यनारायण समिति, 1950 की यह समिति है। इसने यह बात रखी थी कि जो शहरी स्थानीय शासन है इसको मजबूत किया जाए, यानी शहरों का जो स्थानीय प्रशासन है उसको मजबूत किया जाए। स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है उस भागीदारी को बढ़ाया जाए, यानी शहरीय प्रशासन में स्थानीयकरण की जो डिमांड है वह स्वतंत्रता के बाद से ही हमको दिखने लगती है। लेकिन पैटर्न क्या चलता है? उद्योग व्यापार का विकास होता है, शहरों का विकास होता है, बड़े बड़े शहर विकसित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन शहरों पर जो प्रांतीय सरकारें हैं या राज्य की जो सरकारें हैं या हम कहें संघीय सरकार जो है वह भी धीरे धीरे केंद्रीकरण बढ़ाती है, उन पे अपना कंट्रोल बढ़ाती है, लेकिन डिमांड यह लगातार होती रहती है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कभी ज्यादा प्रशासन पर नियंत्रण होगा, कभी कम होगा, तो उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ओवरऑल इनको स्वायत्तता नहीं मिलती है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है और इनको मिल जाता है क्या? संवैधानिक आधार। और संवैधानिक आधार मिलने का मतलब संविधान में अब ऐसे प्रोविजन हो चुके हैं कि यह अपनी व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। तो स्थानीय जो निकाय है इनको संवैधानिक दर्जा मिला, इससे लगातार इनका जो कंट्रोल है स्थानीय निकायों का वह अब शहरों पर बढ़ने लगा। इसमें हम देखते हैं कि 3 प्रकार की जो शहरी इकाइयां हैं इनका गठन किया गया। एक आपका नगर निगम, एक आपका नगर पालिका और एक आपका नगर पंचायत। अभी हमने पीछे इसकी चर्चा की है। बड़े शहर नगर निगम, मध्यम शहर नगर पालिका, छोटे शहर या फिर जो गांव से शहरों में बदल रहे हैं वह क्या हो गए? आपके नगर पंचायत। इसके अलावा जो 12वीं अनुसूची है इसमें 18 विषय शामिल किए गए, और जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई। हर 5 साल में चुनाव होगा, यह पूरा प्रावधान बना।
हमने बात की नगर निगम की, हमने बात की नगर पालिका की और हमने बात की नगर पंचायत की। कुछ और क्षेत्र हैं जैसे अधिसूचित क्षेत्र समिति। यह क्या है? जब आपका हुआ औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विकास हुआ, तो ऐसे विकासशील कस्बे जिन्होंने अभी तक नगर पालिका की शर्तों को पूरा नहीं किया है। हमने देखा है कि शर्तें हैं, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, इतना जनघनत्व होना चाहिए, वो सारी शर्तें हैं। लेकिन अभी क्या हुआ? एक उद्योग बसा, उद्योग के आसपास क्या हुआ? बस्तियां बसी जो इस उद्योग में काम कर रहे हैं। अब यह जो आपकी बस्तियां बसी, यह ग्राम तो है नहीं, मतलब गांव तो है नहीं, इनका जो प्रशासन है वह शहरी तरीके से होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? इन बस्तियों की जो जनसंख्या है वह अभी इतनी नहीं है कि इनको नगर पालिका का दर्जा दिया जाए, यानी 20,000 से ज्यादा इनकी जनसंख्या नहीं है। मान लेते हैं एक शर्त है, तो अब यह नगर पालिका तो बनेगी नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत भी नहीं है क्योंकि शहरीकरण की व्यवस्था है। तो इसके लिए जो व्यवस्था इस्तेमाल की गई उसको कहा गया अधिसूचित क्षेत्र समिति। और यह किसने डिसाइड किया? राज्य सरकारों ने। ऐसे अधिसूचित क्षेत्र समितियां बनाई गई जो उद्योगों के आसपास बसी बस्तियों को, जिन्हें नगर पालिका का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, वह बसाई गई। तो एक व्यवस्था और हो गई। फिर एक आता है आपका नगरीय क्षेत्र समिति। यह क्या है? जो नगरीय क्षेत्रीय समिति है यह छोटे कस्बों में क्या देखती है? प्रशासन देखती है। तो एक शब्द आपको और मिला, कस्बा। कस्बा क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, इसी के मध्य में क्या स्थित होता है? कस्बा। यानी कस्बा वह क्षेत्र है जो ना तो पूरी तरीके से ग्रामीण है और जो ना पूरी तरीके से शहर है, उनके मध्य का यह क्षेत्र है। तो यह परिवर्तन भी हो गया। तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीन चीजें हैं। 20,000 से 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या और 5 लाख से अधिक की जो जनसंख्या है उसको कहेंगे नगर निगम। पहली नगर पालिका कौन सी है? माउंट आबू। और यह कब बनी? 1864 में। नगर परिषद कौन है? अजमेर, 1959 में। और नगर निगम कौन सा है? जयपुर, 1993 में। अब इनको लीड कौन करेगा? नगर पालिका को लीड करेगा चेयरमैन। अब यहाँ आप ध्यान देते चलिएगा, टर्मिनोलॉजी बार बार चेंज हो रही है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, तो इस तरह से यह बार बार चेंज होगा और इसकी जो शर्तें हैं वह भी हमको चेंज होती हुई दिख रही हैं। यह चेंज कैसे होती है? राज्य सरकार के निर्णय के हिसाब से। यानी राज्य सरकार यह शर्तें तय करती है कि कौन होगा नगर पालिका, कौन होगा नगर परिषद, कौन होगा नगर निगम, कौन होगा नगर पंचायत। यह सब कुछ राज्य सरकार तय करती है। तो लीड कौन करेगा? नगर पालिका को लीड करेगा चेयरमैन और इनका होता है सीधा चुनाव। फिर नगर परिषद को लीड करेगा कौन? चेयरमैन। और जो नगर निगम है इसको लीड करेगा कौन? महापौर। और यह क्या होता है? एक आईएएस ऑफिसर। ठीक। शपथ कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। नगर परिषद को ईओ और यहाँ पर सीईओ। कार्यकाल कितना है? 5 साल का तीनों का। एज क्या है? मिनिमम एज 21 साल। तो जो शर्त है कहां पर? ग्राम पंचायत में, वही शर्त हमको दिखती है कहां पर? शहरी प्रशासन में। 21 साल की एज वाला जो क्राइटेरिया है वह शहरी प्रशासन में और ग्रामीण प्रशासन में दोनों जगहों पर हमको दिखने लगता है। पहला नगर निगम कहां बना? मद्रास में। यह हमने देख लिया। 1992 का जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, इससे क्या जोड़ा गया? एक भाग नया जोड़ा गया, भाग 9A। 9 में क्या था? ग्रामीण प्रशासन। और 9A में क्या है? शहरी प्रशासन। तो इस तरीके से प्रावधान जोड़े गए। फिर होता है आपकी वार्ड समितियां। वार्ड क्या होता है? एक पूरा नगर निगम है। इस नगर निगम की एक बड़ी जनसंख्या है। इसको वार्डों में या फिर हम कहें टुकड़ों में बांटा जाता है। इन्हीं टुकड़ों को कहेंगे वार्ड। एक वार्ड में लगभग 3 लाख की जनसंख्या होती है। और यह जो आपके वार्ड है इनके क्या होंगे? मेंबर होंगे। वार्ड मेंबर आपने सुना होगा। तो 3 लाख की जनसंख्या में इसको डिवाइड किया जाता है। उन 3 लाख की जनसंख्या को कहा जाएगा वार्ड। वार्ड के क्या होंगे? वार्ड मेंबर होंगे। और वह क्या करेंगे? जो नगर पालिका है उसके तहत काम करेंगे। फिर आपका एक होता है जिला योजना समिति। जैसे ग्रामीण प्रशासन में है वैसे शहरी प्रशासन में भी जिला योजना समिति होती है और इसके सदस्य जिले से चुने जाते हैं। जैसे आपका एक जिला है, अब इस जिले में क्या होगा? ग्रामीण प्रशासन भी, मतलब गांव भी होगा और शहर भी होगा। तो ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन दोनों होगा। तो जो आपकी जिला योजना समिति बनेगी, इस जिला योजना समिति के 4/5 मेंबर वह कहां से आएंगे? ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से। यह व्यवस्था भी स्टेब्लिश है। तो 1726 में बना बंबई कलकत्ता नगर निगम। 1870 में स्थापित हुआ लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब इन स्थानीय निकायों को जो वित्तीय अधिकार है वह भी दिए गए। इसका मतलब इनको टैक्स कलेक्शन का भी अधिकार दिया गया।
या भी कई तरीके के टैक्स लगा सकते हैं और उसको वसूल सकते हैं। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन है, इसकी नियुक्ति की गई और 1909 में इसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यानी बहुत सारे क्रम हैं जिससे जो शहरी निकाय है इनका विकास हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, 1907 में आया था एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसी को हब हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन थे, हब हाउस। इसी ने जो ग्रामीण प्रशासन है उसमें भी सुधार की सिफारिशें की थी। फिर 1919 का एक्ट आता है, इसमें जो स्थानीय स्वशासन है इसको आंतरिक विषय बनाया जाता है और जो भारतीय मंत्री होगा, क्योंकि यहाँ आप याद रखेंगे अभी ब्रिटिश प्रशासन है, तो जो भारतीय मंत्री होगा वह देखेगा स्थानीय स्वशासन को। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट आता है और इससे जो कैंटोनमेंट एरिया है, कैंट एरिया है, उसका विकास किया जाता है। अब यहाँ का जो प्रशासन है वह पूरी तरीके से क्या होता है, अलग होता है। मतलब वह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत इसमें से किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, बल्कि कैंटोनमेंट जोन होता है और अपना प्रशासन वह स्वयं देखता है। हालांकि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का सहयोग होता है। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935 और इससे जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसको और मजबूत किया जाता है और इसे प्रांतीय विषय बना दिया जाता है। तो यह पूरी पृष्ठभूमि हो गई। 1967 में और 1726 में जो यह दो घटनाएं हुई, एक आपका बना मद्रास में नगर निगम, फिर मुंबई और कलकत्ता में 1726 में नगर निगमों की स्थापना हुई। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है और आपसे पूछा जाएगा कि पहला नगर निगम कौन सा है, तो आप किसे टिक करेंगे। आपको डेढ़ देख के लग रहा होगा कि हम मद्रास को टिक कर लें, लेकिन क्या अंतर है। जो मद्रास वाला बना था यह बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और जो मुंबई और कलकत्ता वाला बनाया गया वह बनाया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। अब यह क्या चीज हुई इसको समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह आती है भारत में और अपनी फैक्ट्रियां लगाती है। धीरे धीरे यह क्या करती है, शासन पर कंट्रोल यह प्रयास होने लगता है। फिर क्या होता है, 1857 का विद्रोह, यानी यह कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 1857 का हो जाता है विद्रोह। जब 1857 का विद्रोह हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके साथ क्या होता है, इसके जो प्रशासनिक अधिकार हैं वह इससे छीन लिए जाते हैं और 1858 के एक्ट के तहत जो भारत का प्रशासन है वह भारत का प्रशासन चला जाता है किसके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो दो एंटिटी है, एक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट। यह दोनों अलग अलग चलेंगे। तो जो मद्रास में बना वह किसने बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो मुंबई और कलकत्ता में बना वह कैसे बना, ब्रिटिश संसद के चार्टर द्वारा। तो दोनों में अंतर हो गया। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो आपका मद्रास में बनाया गया इसके पास सीमित अधिकार है और यह कंपनी के नियंत्रण में था। वही जो मुंबई और कलकत्ता में बनाया गया इसके पास ज्यादा अधिकार है, जैसे कर संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शहरी मैनेजमेंट, यह सारे अधिकार दिए गए किसको, मुंबई और कलकत्ता को। तो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता जो अंतर है वह अंतर भी हमने समझ लिया। परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज कर देगा। पहली बार क्या कहेगा, ब्रिटिश संसद के रॉयल चार्टर के तहत स्थापित पहला नगर निगम कौन सा है, और आपको नाम दे देगा क्या, मद्रास। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहला नगर निगम तो मद्रास है, तो इसी को आप टिक कर लेंगे। लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या बना, मुंबई और कलकत्ता। मद्रास कैसे बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। दोनों में यह अंतर है। आगे हम देखें, एक नियम है दो बच्चों का नियम। यह नियम क्या कहता है, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दो बच्चों का नियम है। मतलब अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपको कुछ सुविधाएं मिलेंगी, अगर आपके दो बच्चों से ज्यादा है तो आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसी में जो आपके स्थानीय निकाय है जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्रामीण प्रशासन, इन पर भी इनको लागू किया गया है। कैसे, आपको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में यह व्यवस्था भी हमको दिखती है। इसी को कहते हैं दो बच्चों का नियम। कहां कहां पर यह दो बच्चों का नियम लागू है। अब इसमें भी अंतर है, एक तो लागू होगा उस राज्य में, पहली चीज, और लागू किस प्रकार से होगा, यानी कौन कौन सी सुविधाएं रोकी जाएंगी, यह पूरी तरीके से डिपेंड होगा राज्य सरकार पे। मतलब राज्य सरकार यह तय करेगी कि कौन सी सुविधाएं रोकी जाएं और कौन सी सुविधाएं चालू रखी जाएं। तो दो बच्चों की व्यवस्था कहां कहां लागू है, एक आपका हो गया राजस्थान, और 1994 में
इस नीति को पंचायत और नगर निकायों के चुनावों में भी लागू किया गया। जिनके पास भी 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो राजस्थान में यह व्यवस्था है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 1994 में यहाँ लागू हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो पंचायत है और जो स्थानीय निकाय है, उनके चुनावों में 2 बच्चों का नियम लागू किया गया। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी यह व्यवस्था लागू की गई। यानी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, वह स्थानीय प्रशासन में लीड नहीं कर सकते हैं या स्थानीय प्रशासन के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह व्यवस्था इन राज्यों में बनाई गई। और हम कुछ चीजों को देखें जो कंफ्यूजिंग होती है, जैसे उड़ीसा है। उड़ीसा पर पंचायत स्तर पर यह नियम लागू है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो जो स्थानीय निकाय है, वहां पर भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। अब इनमें अंतर है। तो पीछे के हमने देखे, उनमें क्या थी? समानता थी। इनमें अंतर है। अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से राज्यों ने परिवर्तन किए हैं। जैसे यहाँ पर उड़ीसा में आप देखिए क्या है, पंचायती स्तर पर यह व्यवस्था लागू है। वहीं महाराष्ट्र में देखिए तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, उनको लड़ने की अनुमति नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखें तो दोनों राज्यों में यह नियम लागू है। और कहाँ पर? पंचायत स्तर पर। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने इन नियमों को लागू नहीं किया है, जैसे बिहार का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर यह नियम लागू नहीं है। मतलब 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तब भी वह स्थानीय प्रशासन में चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमने समझा। कैसे नगर निगमों का विकास हुआ, अंतर क्या था, वह हमने देख लिया। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत कैसे कैसे वह काम करते हैं, यह सब कुछ हमने समझ लिया। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।